रही भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड नेता, प्रवक्ता, सुप्रीम कोर्ट की वकील नाजिया इलाही खान हमारे साथ हैं। नाजिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। हर हर महादेव। नाजिया जी, जो आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, सरकार के लिए कोई बहुत अच्छा इंडिकेशन नहीं है। ठीक है, कानून पर रोक तो नहीं लगाई गई, प्रावधानों को लेकर कुछ सवाल उठे हैं। फिलहाल 1 हफ्ते का समय सरकार को दिया गया है, तब तक वक्फ बोर्ड में, वक्फ काउंसिल में कोई नई नियुक्ति नहीं हो सकती है। यहीं से शुरुआत करते हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आतंकी और जिहादी लोगों के लिए तो वक्फ एक बहाना था, दंगा भड़काना था। पश्चिम बंगाल में संविधान हटा करके शरिया इंप्लीमेंट करवाना था, आतंकियों को रोटी बोटी दिलवाना था। ये तो एक साधारण सी बात है जो सबके समझ में आ गई। अब आती है बात आर्टिकल 254 की। आर्टिकल 254 हमारे भारत के संविधान का, विशाल जी, ये साफ लफ्जों में कहता है कि अगर कोई राज्य सरकार कोई कानून बनाती है विधानसभा से बैठ करके, तो डिस्ट्रिक्ट उसको इनकार नहीं कर सकता। उसी तरीके से आर्टिकल 254 के माध्यम से अगर केंद्र की सरकार कोई बिल पास करती है लोकसभा और राज्यसभा से, तो उसको कोई स्टेट इनकार नहीं कर सकता। पर हमने बहुत लुंगी डांस देखा। अब बात आती है कि मैं एक एक मिनट का हेयरिंग का पेपर लेकर के बैठी हुई हूं। अब यहाँ पर वक्फ बाय यूजर पर बात हुई है। यहाँ पर जो असदुद्दीन अवैसी या जितने भी जो हमारे मुसलमान धर्म के ठेकेदार हैं, शांतिपूर्ण समुदाय के जो ठेकेदार हैं भारत में, वो जो याचिका दायर किए थे, उन्होंने याचिका में अपना प्रेयर ये डाला था कि वक्फ नए संशोधन बिल पर स्टे लग जाए। लेकिन हमने अंदर में क्या देखा? हमने देखा जामा मस्जिद पर बात हो रही है, वक्फ आल औलाद पर बात हो रही है, उसके बाद फिर एएसआई पर बात हो रही है, उसके बाद फिर जो सरकारी प्रॉपर्टी है उस पर बात हो रही है। लेकिन स्टे पर तो ना सिंघवी जी ने बात किया, ना ही कपिल सिब्बल ने बात किया। दूसरी बात आती है कि नए संशोधन बिल में जब 2 सर्कल ऑफिसर या कलेक्टर हिंदू को डालने की बात हो रही थी, तो शांतिपूर्ण समुदाय ने मातम किया। लेकिन सर्वोच्च न्यायपालिका के भीतर ये जो जितने भी याचिकाकर्ता थे, इंक्लूडिंग असदुद्दीन अवैसी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इन्होंने वकील हिंदू ही रखा है। अब चाहे अभी मनु सिंघवी जी हो, चाहे कपिल सिब्बल हो, सबका विश्वास जो था वो हिंदुओं के इंटेलिजेंट माइंड पर ही था और हिंदुओं की मानसिकता पर ही था। सारे मुसलमान वकील मर गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन हो गया, या असदुद्दीन अवैसी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मुसलमान वकीलों पर विश्वास नहीं था। अब आती है टू दी पॉइंट वाली बात। टू दी पॉइंट वाली बात ये आती है कि चीफ जस्टिस ऑफ भारत खन्ना जी ने पूछा कि आप तो वक्फ बोर्ड क्लेम कर देता है दिल्ली हाई कोर्ट को, इलाहाबाद हाई कोर्ट में मस्जिद बना देता है और उसको भी क्लेम कर देता है, उसके बाद ओबराय होटल को क्लेम कर देता है, अंबानी के हाउस को क्लेम कर देता है, ईडन गार्डन को क्लेम कर देता है, गवर्नर हाउस को क्लेम कर देता है। ये तो नहीं चलेगा। इसके लिए तो जस्टिस खन्ना भी परेशान दिखाई दिए हैं और 2 टोक उन्होंने कहा है कि जब तक सर्कल ऑफिसर और कलेक्टर इस बात की जांच पड़ताल ना कर ले कि ये प्रॉपर्टी सरकार के अंदर की है या वक्फ बोर्ड की है, इस पर वक्फ बोर्ड कोई भी किसी भी तरीके का धावा नहीं बोल सकता है। तो ये तो जो बिल पास हुआ वही बात जस्टिस खन्ना ने भी दोहराया। अब आती है बात कि जस्टिस खन्ना ने जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट था उस पर जब सिब्बल ने बात उठाया, तो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के बारे में आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने बहुत खूबसूरत बात कही थी कि जो कोई भी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और एएसआई के सर्वे में के भीतर आता है, वो वक्फ बोर्ड उसको अपना नहीं बोल सकता। और सेम बात जस्टिस खन्ना ने भी बोली। अब आती है बात कि जब सिब्बल और मनु सिंघवी जी चिल्ला रहे थे ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बहुत परेशानी वाली बात हो जाएगी, आप एएसआई के भीतर जो चीजें आती हैं हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद सिब्बल जी थोड़े से शांत हुए और उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है सिर्फ वही तो
लेकिन कपिल सिब्बल जी शायद असदुद्दीन अवैसी की तरह विदेश की डिग्री रखते हैं, इसलिए उनको पता नहीं है कि 1861 में ही एएसआई संगठन हो चुका था, एएसआई बन चुका था। तो 1861 से पहले की जो जमीनें हैं जिस पर वक्फ बोर्ड अपना धावा बोला है, बोलते रहो, हमें क्या प्रॉब्लम है, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा बिंदु जो है, जो सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई, वक्फ आल औलाद, तो मुझे लगता है गृह मंत्री जी ने बिल्कुल सर्वोच्च न्यायपालिका में एसजी मेहता जी ने भी क्लियर किया और हमारे गृह मंत्री जी ने लोकतंत्र के मंदिर में भी क्लेम किया कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी होती है वो पहले आप अपने बच्चों को दो, अपनी बेटी को, अपने बेटों को दो, और उसके बाद फिर आप वक्फ प्रॉपर्टी जिसको क्लेम कर रहे हो उसके डॉक्यूमेंट दिखा दो। इसमें दिक्कत कहां पर है? तो बिंदु बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। इवन जस्टिस खन्ना, चीफ जस्टिस ऑफ भारत, ने ये भी बता दिया कि जो हिंदू कलेक्टर या सर्कल ऑफिसर रखा जा रहा है वो हो सकता है, आप उसको इनकार नहीं कर सकते हैं। तो चीजें तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है विशाल। एक प्रश्न पूछा गया कि 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुसलमान होगा तभी वो अपनी जमीन दान कर सकता है, तभी वो वक्फ कर सकता है। तो ये सवाल पूछा गया कि साहब कैसे सरकार तय करेगी कि मैं 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुसलमान हूं कि नहीं हूं? नहीं, बहुत खूबसूरत सवाल है। अब मैं अभी 31 मार्च को जाकर के मैं नमाज पढ़ के आई ना टीपू सुल्तान मस्जिद में, भले ही मेरे ऊपर पाकिस्तान फतवा चलाए और मुझे जाली मुसलमान टीवी चैनलों पर बोला जाए, लेकिन किसी के बाप की औकात थी कि मुझे टीपू सुल्तान मस्जिद जाकर के ईद की नमाज पढ़ने से मना कर दिया गया? कोई नहीं, किसी के बाप की ताकत नहीं हुई। तो मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हुई ना, और मेरी हरकतों से, मेरी एक्टिविटी से तो ये पता चला ना कि मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूं कि नहीं हूं। अब अवैसी बोलेगा कि वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, कैसे तुम प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो? या जो मौलवी मुल्ला बैठते हैं टीवी चैनलों पर, वो तो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं है। अजान होती है, इफ्तार होती है, तरावी होता है, और वो न्यूज चैनल पर बैठे रहते हैं। तो इसी से समझ में आता है, और कैसे समझ में आता है? 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का मतलब होता है कि आपका लेन देन या आपका सलाह मशवरा इस्लाम के दायरे में हो, सियासत के लिए ना हो। अब जैसे सज्जाद नुमानी बैठे बैठे फतवा छोड़ते हैं, फतवा जारी करते हैं, अफीम चटवाते हैं कि कांग्रेस को वोट दो, आम आदमी पार्टी को वोट दो, तो ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम थोड़ी ही कर सकता है। हमारा अल कुरान थोड़ी आपको इस बात की इजाजत दे रहा है कि आप फतवा का जो तरीका है वो आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए इस्तेमाल कीजिए, या अल कुरान की आयतों को आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। तो इन्हीं चीजों से समझ में आएगा, और कैसे समझ में आएगा? एक प्रश्न ये पूछा गया कि वक्फ बोर्ड में, वक्फ काउंसिल में 22 मेंबर में से सिर्फ 8 का ही मुसलमान होना जरूरी है। एक तो पहले दो गैर मुसलमान हो सकते हैं। एक ये प्रश्न पूछा गया कि किसी भी हिंदू धार्मिक बोर्ड में जब किसी और धर्म का व्यक्ति नहीं है, तिरुपति का एग्जाम्पल दिया गया जहां पर अभी प्रसाद को लेकर इतना बड़ा विवाद था कि वहां तो साहब किसी और धर्म का आदमी नहीं हो सकता, तो फिर आप यहाँ पर दो गैर मुसलमान जोड़ना क्यों चाहते हैं? और दूसरा, 22 में से अगर 8 ही मुसलमान का प्रावधान है तो फिर मेजॉरिटी किस धर्म के लोगों की होगी? नहीं, अगर जो लोग ये कह रहे हैं तिरुपति बालाजी मंदिर का उदाहरण दे रहे हैं, तो तिरुपति बालाजी मंदिर भारत के संविधान आर्टिकल 265 के तहत टैक्स भी पे करता है सरकार को। तो क्या संविधान के आर्टिकल 265 के तहत मज़ारे, मस्जिदें, करबला, इमामबाड़ा क्या सरकार को टैक्स पे करती है? नहीं पे करती है। चढ़ावा और चंदा ये तो मज़ारों पे भी आता है, जो मंदिरों पर आता है। तोहफे और तहाइफ तो मज़ारों में भी आते हैं, चांदी का गेट और सोने का गेट और सोने के सिक्के, ये तो मज़ारों पे भी आते हैं, तो वो देता है क्या? दूसरी बात आती है कि अगर मुसलमान और शांतिपूर्ण समुदाय के ठेकेदार वाकई में इतनी नफरत हिंदुओं से है, तो सबसे पहली बात कि गंगा जमनी तहजीब का चूरन चटवाना बंद कर दे। दूसरी बात कि अभिषेक मनु सिंघवी पर क्यों विश्वास किया गया और कपिल सिब्बल पर क्यों विश्वास किया गया। तीसरी बात आती है कि भारत में आप रह रहे हो, आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से मुसलमान दलित से भी नीचे है, और ये मानना पड़ेगा शिक्षा में। तो कलेक्टर तक पहुंचने वाला मुसलमान है ही कितना। चौथी बात ये आती है, और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि जब आप वक्फ प्रॉपर्टी जब आप सर्वे करवाते हो तो आप सरकार से पैसा लेते हो, सर्कल ऑफिसर को तनख्वाह आप सरकार से दिलवाते हो, मेंबरों का तनख्वाह आप सरकार से दिलवाते हो। तो कलेक्टर कोई हिंदू अगर बैठ रहा है
और वो सरकार और वक्फ बोर्ड के सारे लोगों के हिसाब से दोनों को लेकर के पसमानदा और गरीब और 72 फिरका के मुसलमानों के हित में काम कर रहा है, तो दिक्कत कहां पर आती है? दिक्कत तो कहीं पर नहीं आती है। नहीं, और वो कहते हैं फिर बात बराबरी की हो ना, धर्म के नाम पर फिर बात बराबरी की हो। यही आपके तो धर्म मैं के कह बोर्ड रही में हूँ। हमारे लोग नहीं है, तो हमारे धर्म के बोर्ड में आपके लोग क्यों, वो ये कहेंगे, फिर ये बराबरी क्यों नहीं है? यही तो मैं विशाल जी कह रही हूँ कि बात अगर बराबरी की करनी है तो फिर संविधान के आर्टिकल 265 को मान ले, मज़ार इमामबाड़ा और मस्जिदें, वो भी टैक्स पे करना स्टार्ट करें। बात अगर बराबरी की करनी है तो एकदम सही से ऊपर से नीचे, दाएं से लेकर बाएं, आसमान से लेकर जमीन तक बराबरी की करो। और मुसलमान वकीलों को आज सर्वोच्च न्यायपालिका में भेजना चाहिए था, वो सही से अरबी में पढ़ करके वक्फ बताता। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ भारत जस्टिस खन्ना को भी बताता कि वक्फ बोर्ड ना ही अल कुरान में है, ना ही इस्लाम में है, और ना ही सीरत मुस्तफा में है। अगर है तो शरिया में है, और शरिया किसका बनाया हुआ था? जिन्ना का बनाया हुआ था। जिन्ना तो चला गया पाकिस्तान लेकर, और जिन्ना के मुखबिर और जिन्ना के दलाल अगर यहाँ पर बैठ करके शरिया की वाहवाही सर्वोच्च न्यायपालिका में करते हैं तो ये भी कौन सी बात हो गई? तो फिर हम भी करेंगे, हम भी फिर श्रीमद् भगवत गीता की बात करेंगे, हम भी मनुस्मृति की बात करेंगे। अगर शरिया की बात सर्वोच्च न्यायपालिका में होगी, बराबरी करनी है तो सही से करेंगे। ठीक है, एक और प्रश्न इससे पहले कि मैं बंगाल के मुद्दे पर जाऊं, उससे पहले ये कि एक सवाल उठाया गया कि 300 साल पुरानी साहब मस्जिद है। अब अगर आप उस पर सर्वे करने की बात कहेंगे, उसके पेपर मांगेंगे, उसकी डीड मांगेंगे, कहां से लाएंगे उसके कागजात? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बोलूं कि यही तो रोना है वक्फ बोर्ड के ठेकेदारों, यही इसी बात का तो आंसू है, क्योंकि इन्होंने क्या कहा है कि मुमताज वहां पर नाची थी तो ये मेरा है, बाबर वहां पर नमाज पढ़ा था तो ये मेरा है, औरंगजेब ने घोड़े दौड़ाए थे तो ये मेरा है, और शाहजहां की बीवियां यहाँ पर मुजरा करती थी तो ये मेरा है। लेकिन इससे तो चलेगा नहीं। और एएसआई कमिटी जब बनी थी ना 1861 पे, तो उससे पहले की जमीनें आप रख लो ना भाई, दिक्कत कहां पर आ रही है? हम तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं। और पेपर दिखाने में अगर आपको प्रॉब्लम है तो हर एक राज्य में, हर एक न्यायपालिका में एलआर कमिटी होती है, एलआर डिपार्टमेंट होता है, लैंड एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। आप 200 साल की प्रॉपर्टी के का भी अगर आप सर्टिफाइड कॉपी निकलवाना चाहोगे तो वहां से निकलेगा। अब कॉपी है ही नहीं तो निकलेगा भी नहीं, लेकिन अगर है तो जरूर निकलेगा। फैमिली ट्री निकल जाता है, ब्लूप्रिंट निकल जाता है, खतियान नंबर निकल जाता है, दाग नंबर निकल जाता है, सरहद और चौहद्दी नंबर भी निकलता है। जब हम पुराने पेपर एलआर डिपार्टमेंट से निकलवाते हैं तो वो तो निकलता है, आरटीआई कर देते हैं तो भी निकल जाता है। लेकिन अब जब पेपर है ही नहीं और घोड़े का निशान और मुमताज के घुंघरू पर अगर ये प्रॉपर्टी पर कब्जा करेंगे तो इनको तो मुक्की खानी ही पड़ेगी। तो आप ये कह रही हैं कि जो डर कुछ लोगों में है कि बहुत सारी वक्फ की संपत्तियां छिन जाएंगी, वो डर बिल्कुल ठीक है। नए कानून के बाद बहुत सारी संपत्तियां छिनने वाली हैं, आप यही कह रही हैं? संपत्तियां उनकी हैं तो वो रखे ना। अब आप मुझे कहेंगे कि नाजिया, आप कहती हैं कि आप मुसलमान हैं, नाजिया इलाही खान है, तो मैं अपना आधार कार्ड आपको दिखाऊंगी ना कि देखिए मैं सच बोल रही हूँ। मैं आपको कुरान की आयतें पढ़ के सुनाऊंगी ना कि देखिए मैं सच बोल रही हूँ। अपने पूरे परिवार का मैं नाम बताऊंगी ना कि देखिए मैं सच बोल रही हूँ। तो बस वैसे ही है कि भाई पेपर दिखा दो जमीन का और जमीन ले जाओ। अरे पूरा 9 लाख एकड़ ले जाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लूटना चाहते हो, लूट ही रहे हो, लूटते रहो। लेकिन अब जो नया संशोधन हुआ है उसमें आपको कागज दिखाना पड़ेगा। आप कागज दिखाने से भाग रहे थे एनआरसी में, आप कागज दिखाने से भागते हैं कांवड़ यात्रा के वक्त में नाम बताने से, अब आप वक्फ बोर्ड के नए संशोधन बिल पर भी आप कागज दिखाने से भाग रहे हैं। तो ये तो संवैधानिक देश है, इसमें तो आपको पेपर, आपको लेकिन हमने सुना कई लोगों को, और वो खुश हो रहे हैं इस बात को लेकर के, साहब अभी 5 मई तक तो पुरानी स्थिति ही चलती रहेगी, यथास्थिति रहेगी, अभी 5 मई तक तो कुछ नहीं होने वाला। नहीं, 5 मई में अब कितना दिन है? कितना ही दिन है? आधा महीना, 15-18 दिन है। 15-18 दिन में अगर मुमताज के नाचते हुए घुंघरू पर कोई कागजात बन सकते हैं तो बना ले अवैसी। या 1,12,000 प्रॉपर्टी के अगर दस्तावेज जो असदुद्दीन अवैसी रो रहा था कि नहीं है नहीं है,
अगर वो बनवा सकता है तो बना ले और सुप्रीम कोर्ट को दिखा दे, हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। हम तो भाई प्रूफ पर जीते हैं, प्रूफ पर मरते हैं और प्रूफ पर ही हमारे लोकतंत्र के मंदिर में यह संशोधन बिल पास हुआ है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर 15-18 दिन में कागजात 9 लाख एकड़ की प्रॉपर्टी के बन सकते हैं तो बनवा ले, कोई दिक्कत नहीं है, एलआर डिपार्टमेंट से निकलवा ले। सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई मामला चलता है तो निचली अदालत के एलआर डिपार्टमेंट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अगर ये बताया जाता है कि हमें पूर्वजों के एंसेस्टर्स की और मुगल के जमाने की प्रॉपर्टी के पेपर निकलवाने हैं तो वो लोग भी जल्दी करके वो पेपर निकलवा देते हैं, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट का है। मैं अब बंगाल पर आ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ इस पर तो हमने काफी डिटेल चर्चा की है। बंगाल को लेकर सवाल यह है कि अब तो ममता दीदी कह रही है कि साहब बांग्लादेश से कुछ लोग घुसकर आते हैं, थोड़ी देर यहां पर रुकते हैं, 2 घंटे वो यहां पर हिंसा करते हैं, फिर भाग जाते हैं और बीएसएफ ही इन्हें अंदर दाखिल करवा देती है। ये बीजेपी, बीएसएफ और सेंट्रल फोर्सेस की मिली भगत का परिणाम है कि बंगाल में हिंसा हो रही है। विशाल जी, फिर तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारी प्यारी दुलारी मुख्यमंत्री को सजेशन देना चाहूंगी कि जितने भी इलाके और जितने भी डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश बॉर्डर से टच कर रहे हैं, आप केंद्र की सरकार को चिट्ठी लिखिए ममता दीदी कि उसको यूनियन टेरिटरी कर दिया जाए। आप अपने सर पे क्यों नारियल फोड़वा रही हैं? लोग आपको बदनाम कर रहे हैं, ये तो गलत हो रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बांग्लादेश से मुसलमान आ रहे हैं और लुंगी डांस कर रहे हैं और हिंदुओं को घर से निकाल करके दलितों को घर से निकाल करके और चिन्हित करके मार रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में अपनी सरकार को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर और अपनी सरकार को बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर चलने वाला बताने और जताने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को तुरंत एक चिट्ठी ऑफिशियल अपने मुख्यमंत्री के लेटर हेड पर लिखना चाहिए, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी भाई को, और कहना चाहिए कि ये आपके बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कर रहे हैं, इसीलिए बांग्लादेश बॉर्डर से जुड़ता हुआ जितना भी डिस्ट्रिक्ट है उसको आप यूनियन टेरिटरी में डाल दीजिए ताकि मेरी सरकार बदनाम ना हो। लेकिन वो तो विपरीत कर रही हैं, वो तो जाकर के इमामों से मुलाकात कर रही हैं, वो तो जाकर के शेरवानी वालों से मुलाकात कर रही हैं, वो तो योगी महाराज जी को गालियां परोस रही हैं, अमित शाह जी को कभी प्राइम मिनिस्टर ना होने का कोसा कोस रही हैं। तो ये कैसे चलेगा भाई? आज अगर कोई मुझसे पूछेगा कि नाजिया आपकी वजह से ये चोरी हुई, तो मैं कहूंगी बिठा लो मुझे 5 घंटा, कर लो इंटरोगेशन, पता कर लो अगर मुझसे हुआ है तो अगर कोई साफ और शफाफ होता है, अगर कोई सत्य के आधार पर चलता है तो वो तुरंत सरेंडर करता है और अपने सर पर आ रही बदनामी को तुरंत साफ करने की कोशिश करता है। मुर्शिदाबाद के जो विक्टिम लोग थे, मुर्शिदाबाद में जिस हिसाब से पिता और पुत्र को घर से निकाल करके गला काटा गया है, इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर मारा गया है, उनसे ना मिल करके हमारे मुख्यमंत्री चली गई शेरवानी वालों से मिलने के लिए, कठमुल्लों से मिलने के लिए। वो तो और उनके नेता और मंत्री तो खुद कह रहे हैं कि जो लुंगी डांस हो रहा है और जो टोपी वाले आतंक कर रहे हैं, ये भीड़ देख करके हमारी मुख्यमंत्री बहुत खुश हो रही हैं। ये तो भाई उन्हीं के मंत्री का कही हुई बात है, ये तो मैं नहीं कह रही। नाज़िया, एक बहुत हैरान करने वाली बात होती है, कोई पूरे देश में ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जिसने राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद, संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद किसी कानून को लागू करने से मना कर दिया हो। ममता बनर्जी ना सिर्फ मना कर देती हैं कि लागू नहीं होगा, बल्कि जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनके सामने मंच पर जाकर बार बार कहती हैं कि साहब मैं कह रही हूं लागू नहीं होगा, तो आप विरोध कर क्यों रहे हैं? नहीं, उन्होंने अभी तक ये नहीं कहा है कि आप विरोध कर क्यों रहे, वो अभी तक डिफेंड कर रही हैं। यहाँ तक के महुआ मोइत्रो जो ऐसे करते रहती हैं, ऐसे करते रहती हैं लोकतंत्र के मंदिर में, वो कह रही हैं इटा होवर फालो नहीं, मतलब ये अच्छा नहीं है। लेकिन अपना जो बॉडी वो लचकाती हैं लोकतंत्र के मंदिर में, अभी तक उस लचक और मचक के साथ उन्होंने शांतिपूर्ण समुदाय को मना नहीं किया है। या ममता बंदोपाध्याय ने अभी तक कोई स्ट्रिक्ट वार्निंग नहीं दी है कि जो हो रहा है उस पर हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, वो नहीं होना चाहिए। बल्कि टीएमसी के नेता मालदा के बाजार में खड़े होकर के आला अधिकारी पुलिस ऑफिसर को धमकी देते हुए नजर आए हैं कि जो करना है कर लो,
हम पैदा ही हुए हैं मरने के लिए। मोदी का हाथ काट देंगे, पैर काट देंगे, गला काट देंगे, लेकिन दीदी ने कह दिया है कि पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन बिल लागू नहीं होगा तो नहीं होगा। भाई ये तो ममता बनर्जी के नेतृत्व में बात हो रही है। फिर वो कैसे कह रही है कि भाई सब कोई चुप हो जाओ। अगर चुप होने के लिए वो बोल रही होती तो वो इमामों को अपने अपने आंचल का छाया थोड़ी दे रही होती, जाकर के इमामों के भीड़ में योगी जी को और अमित शाह जी को गालियां थोड़ी परोस रही होती। उनकी शब्दावली में कड़कपन जो दिखाई देता वो उन जिहादी और आतंकियों के लिए दिखाई देता जिन्होंने मासूम पिता और पुत्र जो दलित समाज से आते थे, जो हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा बनाते थे, और जिन्होंने उन दोनों को काट दिया, उनके खिलाफ कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। ममता बंदोपाध्याय ने एक बार भी किया? नहीं किया। नाजिया, एक आखिरी प्रश्न है कि वक्फ कानून केंद्र सरकार लेकर आई, लोकसभा में राज्यसभा में चर्चा हुई, टीएमसी के सांसदों ने अपना पक्ष रखा। वक्फ कानून के खिलाफ विरोध तो केंद्र सरकार का था ना। ये दो हिंदुओं को पकड़कर घर से निकालकर उनको मार देना, ये क्या बात हुई? देखिए, ये मैंने आपसे पहले ही स्टार्टिंग में कहा, वक्फ एक बहाना है, आतंक मचाना है, आतंकियों को पश्चिम बंगाल में घुसवाना है और संविधान हटा करके पश्चिम बंगाल में शरिया इंप्लीमेंट करवाना है। अब अभी देखिए, सुबह सुबह 10:18 में जसीम बोल करके एक बांग्लादेशी आतंकवादी ने खुली दावत दी है ममता बनर्जी को और साफ लफ्जों में कहा है कि अब वक्त आ चुका है जिसमें चूक नहीं होना चाहिए कि इसको हिंदुत्व से दूर किया जाए और इसको आजाद कर दिया जाए। जैसे यहाँ तक के जसीमुद्दीन जो आतंकवादी है उसने ये भी दावा किया है कि जैसे कोशिश की गई थी कश्मीर को आजाद करने की, वैसे ही पश्चिम बंगाल को भी आजादी की ओर लेकर जाया जाए। दूसरी चीज कि कल जैसे ही सर्वोच्च न्यायपालिका ने कड़ी चेतावनी और कड़े शब्दों में वक्फ नए संशोधन बिल के स्टे पर सुनने से इनकार कर दिया, वैसे ही पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर का एक बहुत ही भड़काऊ बयान आया, जनरल मुनीर का। उन्होंने यहां तक बता दिया कि हिंदू कभी भी हमारे दोस्त नहीं हो सकते। हिंदुओं का चाल चलन, उनका रहन सहन, उनका पहनावा, उनकी बातचीत बिल्कुल विपरीत होती है मुसलमानों से, और मुसलमानों को अपना इतिहास याद रखने की जरूरत है और मुसलमानों को अपने इतिहास को याद रख करके हिंदुओं को उसी नजर से देखने की जरूरत है। तो आप सोचिए कि साइमल्टेनियसली आसिफ मुनीर पाकिस्तान से और जसीमुद्दीन बांग्लादेश से ये ऐसे कड़े शब्दों का इस्तेमाल और ऐसे विवादित स्टेटमेंट क्यों दे रहा है और वो क्यों वायरल हो रहा है भारत और बंगाल के शांतिपूर्ण समुदाय के मोबाइल से। चलिए, कई सारे प्रश्न बंगाल को लेकर हैं जिनके जवाब अभी आने बाकी हैं, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ वो समझना जरूरी था। बहुत बहुत शुक्रिया नाजिया, आप हमारे साथ जुड़ी और ये सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ वक्फ को लेकर उसे हमारे दर्शकों को इतनी सरल भाषा में समझाने की आपने कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।